Welcome student in the new lecture of biotechnology प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर साइज़ के डीएनए बैंड को एक डीएनए के मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें हमने डिस्कस किया था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा हम डीएनए बैंड को अलग अलग वेरिएबल साइज के फ्रैगमेंट से सेपरेट कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड हाउ विल यू सेपरेट योर डिज़ायरेबल साइज डीएनए बैंड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वेरिएबल साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड द टेक्निक is known as agarose gel technique. And in this technique we have seen that DNA bands are resolved on agarose medium by sieving effect under an electric field is included. The DNA band separated resolve according to their size. I am starting the lecture, new lecture from that last point. DNA bands are separated according to the band size. Students, suppose this is the agarose plate and you have already studied this plate to make some wells on one side and anode plate on other side. They are the wells and this is anode plate. Students, you have already studied the DNA bands are separated according to their band size. Smallest band towards anode plate, largest band towards wells. How will you observe it? You will visualize it under UV radiation after the staining with ethidium bromide. Now the question is, how will you separate your desirable size DNA band? Suppose this is the desirable size DNA band, just I am rubbing it. This DNA band, how will you separate it? आंसर है by using knife. चाकू का यूज करते हुए हम एगारोस जेल के साथ इस डीएनए बैंड को काट कर अलग कर देते हैं एंड दैट सेपरेशन इज नोन एज इल्यूशन. दैट इज नोन एज इल्यूशन. तो स्टूडेंट स्टार्ट ही द लेक्चर फ्रॉम द पॉइंट इल्यूशन. ELLUTION. Illusion. What is illusion? Separation of DNA band. The separated DNA bands right now, the separated DNA bands, ये जो separated DNA bands हैं, the separated DNA bands are cut out from the agarose gel, are cut out from the agarose gel. इससे हम काट कर निकालेंगे agarose gel. The separated DNA bands are cut out from the agarose gel and extracted from gel piece. And extracted from gel piece and extracted from gel piece. This step is known as, this step, ये जो स्टेप है जिसमें कि हमने इसको कट किया, this step is known as, क्या बोलेंगे इसको? इल्यूशन. दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन. तो आप इस एगारोस जेल के साथ इस डीएनए बैंड को काट कर अलग करेंगे. द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगारोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल जेल पीस. ऐसे मैंने बताया भी था आपको, ये एगारोस जेल मान लीजिए है
ऐसे एगारोस जेल, इसी के अंदर डीएनए का ये बैंड है। तो इसको काट करके यहाँ से आपने अलग कर लिया, फिर इसको वॉश कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, वॉश। और वॉश करने के बाद हमें ये वाला डीएनए बैंड बिल्कुल अलग दिखाई देने लगेगा। ये डीएनए बैंड देखने के लिए यूवी रेडिएशन वही यूज होगी। तो इस तरह से यहाँ से कट कर अलग करना, और इस डीएनए बैंड को सेपरेट करने का जो स्टेप है उसी का नाम क्या है, इल्यूशन। दैट इज नोन एज इल्यूशन, अलग कर लेना। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो डीएनए बैंड हमने अलग किया, ये डीएनए बैंड कौन था, फॉरेन जीन। तो कह रहा है कि अब इस सेपरेटेड और प्यूरीफाइड, ये प्यूरीफाइड हो चुका है, सेपरेटेड और प्यूरीफाइड डीएनए का यूज हम करेंगे आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट करने में, जिससे कि नंबर बढ़ाया जा सके, या फिर हम इसका यूज कर सकते हैं डायरेक्ट इस डीएनए का पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, इसकी मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए। अभी आगे स्टेटमेंट आएगा पीसीआर क्या होता है, बट उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या तो आप इस तरह से यूज़ कर लें, या फिर इसका आर्टिफिशियल सिंथेसिस पीसीआर के द्वारा किया जा सकता है। तो एक लास्ट लाइन लिखिएगा आप लोग, नोटिफिकेशन इसको ऐड कर लें आप। द डीएनए फ्रैगमेंट प्यूरिफाइड, द डीएनए fragment purified in this way, इस तरह से जो प्यूरिफाइड हुआ है, in this way, purified in this way, are used in constructing recombinant DNA, are used in constructing किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट याद होगा ना आपको क्या बोला गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। या तो आप इस डीएनए, जो डीएनए बैंड ये है, इसको रिकॉम्बिनेंट बनाने में यूज़ कर लीजिए, इस डीएनए को, यही वाला डीएनए ये है, इसको कर लीजिए, या आर्टिफिशियल सिंथेसिस में ले जा करके पीसीआर के द्वारा भी आप इसका यूज कर सकते हैं। डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, by joining them with vector, by joining with them in vector, एक वेक्टर में, वेक्टर डीएनए में। वही इसको उठा करके आप, ये जो फॉरेन डीएनए है, इसको आप वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। या फिर कह रहा है और, या कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग, इसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग, किसका यूज करते हुए, आंसर है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस फॉरेन डीएनए के बारे में ये समझा कि हम कैसे फॉरेन डीएनए, कैसे एक सोर्स ऑर्गेनिज्म के डीएनए से इस फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, और प्यूरिफाइड इस डीएनए को हम वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं, या फिर हम उस जीन को डायरेक्ट एम्पलीफाई कर सकते हैं पीसीआर के थ्रू। स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन ऑफ फॉरेन डीएनए, कि आप फॉरेन डीएनए को कैसे आइसोलेट करेंगे। चलिए, यहाँ तक की बात तो हो गई कि हमने फॉरेन डीएनए को आइसोलेट करने का तरीका सीख लिया। अब बात उठेगी, इस फॉरेन डीएनए को हम वेक्टर के साथ कैसे जोड़ें। तो हमें इस वेक्टर के बारे में अब पढ़ना है। देखिए, ये हो गया, अब ये हम पढ़ लेंगे तो जोड़ करके हम क्या बना देंगे, रिकॉम्बिनेंट बना देंगे। और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बनाने की प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग वेक्टर डीएनए, ये सेकेंड पार्ट। अब इस पर आ गए हम लोग वेक्टर डीएनए पर। बायोलॉजिकल टूल्स में अब सेकेंड टूल आ जाएगा। फर्स्ट टूल एंजाइम्स का समझाया था और एंजाइम की सारी प्रॉपर्टी आपने देखी, विथ उसके स्टेटमेंट को भी आपने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस second biological tool. The second biological tool, first was enzyme, the second biological tool is cloning vector. What is this? CLONING, cloning vector, VECTOR, cloning vector. The second state, second biological tools for genetic engineering. The second tool in genetic engineering is cloning vector. Write the heading, cloning vector. Okay, what is cloning vector? First statement is, what is cloning vector? आंसर होता है एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो किसी भी एलियन डीएनए को, यहाँ से स्टार्ट करिए, एक ऐसा, ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है, एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जो किसी भी एलियन डीएनए को कैरी कर सके और एलियन डीएनए को कैरी करने के बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट करके इस एलियन डीएनए के नंबर को बढ़ा सके। इसका सीधा सीधा अगर मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहें तो आप बोल दीजिए कि वह डीएनए जो फॉरेन डीएनए की क्लोनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट डीएनए इज़ नोन एज वेक्टर डीएनए। तो एक जस्ट राइट वन डिफिनीशन, द वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल्स, द वेक्टर्स are the DNA molecules. Vectors always DNA molecule ही होते हैं। Vectors are the DNA molecules that can carry a foreign DNA segment, that can carry a foreign DNA, this foreign DNA, this is carry a foreign DNA and replicate inside the host organism, and replicate means increase their number inside the host organism. Host organism means those organisms in which transformation takes place. Those organisms which are used for the cloning are called as host organisms, and the host should be competent. The vectors are DNA molecule. Just line is simple but have a lot of thought that it is not a protein, not a RNA, not any other chemical, it is only and only DNA molecule. The vectors are the DNA molecule that can carry a foreign DNA. This is a DNA molecule that can carry a foreign DNA and replicate inside the host organism, और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रश्न है सेकेंड पॉइंट्स का। नहीं, सेकेंड पॉइंट्स, द क्लोनिंग वेक्टर्स आर, द क्लोनिंग वेक्टर्स
आर ऑफ फॉलोइंग्स, कौन कौन से हैं क्लोनिंग वेक्टर्स? क्लोनिंग वेक्टर्स आर ऑफ फॉलोइंग. First vector is, write the name. The first vector is plasmid. Plasmid vector. Second vector is bacteriophage vector. Bacteriophage vector. First is plasmid vector. Second is bacteriophage vector. Third is cosmid vector. Third is cosmid, COSMID, cosmid vector. Fourth is YAC, yeast artificial chromosome, yeast artificial chromosome. Fifth, BAC, bacterial artificial chromosomes. And some viruses are also act as cloning vector. कुछ सटल वेक्टर्स भी होते हैं, एक आप याद रखेंगे, सटल, SHUTTLE, सटल वेक्टर्स. हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे इस क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, बट बेसिक आइडिया को समझते हुए कि व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर. आंसर है, द वेक्टर्स आर द DNA मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी ए फॉरेन DNA. इसको बैठा लेना है कि वेक्टर्स आर DNA molecule that can carry foreign DNA and replicate inside the host organism. How many types of cloning vectors? The cloning vectors are many types. First, plasmid vector. Second, bacteriophage vector. Third, cosmid vector. Fourth, YAC, yeast artificial chromosome vector. Fifth, BAC, bacterial artificial chromosome vector. Sixth, viruses are vector. Seventh, some are subtle vectors also used in genetic engineering. इसमें से दो वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज स्टूडेंट्स, जिसका यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है. बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करके उसे किल कर देता है. द बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड किल देम, और उसे मार देता है. आइए हम अब इसके एक एक पॉइंट्स को लिखते चलें, तब हम लोग वेक्टर्स को और डिटेल करते रहेंगे. ओके स्टूडेंट्स, write down the first concept about the cloning vectors. First, write down plasmids and bacteriophage. Plasmids and bacteriophage, ये दोनों वेक्टर्स के बारे में अभी आपने लिखा था. प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट, have the ability to replicate, have the ability, plasmids and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cell, within bacterial cell, within bacterial cell. Independent of the control of, independent
इंडिपेंडेंट, याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। चलिए मैं अब इसको समझाता हूँ, स्टेटमेंट को ध्यान से देखिएगा क्या कहना चाह रहा है स्टेटमेंट। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विदिन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। जस्ट सी इट। सपोज दिस इज ए बैक्टीरियल सेल, एक बैक्टीरियल सेल है ये, एंड दिस बैक्टीरियल सेल have two types of genome. First is their chromosomal DNA. This is their chromosomal DNA. This is the real DNA, chromosomal DNA, also known as genome, bacterial genome. Okay, also known as bacterial genome. And one extra DNA, that is extra chromosomal DNA, extra chromosomal DNA, and this extra chromosomal DNA is known as plasmid. Students, just look it. A normal F strain, F plus strain, just write time, bacterial cell is F plus strain. This is a F plus strain bacterial cell. This bacterial cell have two types of genome, two types of chromosomal DNA. One is chromosomal DNA and other is extra chromosomal DNA. दो तरह का DNA है, एक तो क्रोमोसोम का DNA है जो इसका वास्तविक रियल जीनोम है, और एक क्रोमोसोम के अलावा DNA है, एक्स्ट्रा फ्रीली प्रेजेंट है। दिस प्लाज्मिड्स आर फ्रीली, ये फ्री प्रेजेंट है, ठीक है ना, फ्री प्रेजेंट है डीएनए इस क्रोमोसोम के अलावा, और इसका नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। अगर ऐसा है तो अब क्या कहता है, कहता है कि अगर यही बैक्टीरियल सेल है, ध्यान से देखिएगा आप, मैं इसी बैक्टीरियल सेल को फिर से एक बार बना रहा हूं, जस्ट सी दिस बैक्टीरियल सेल। इस बैक्टीरियल सेल का यह क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है ना, ये क्रोमोसोमल हो गया, इस कलर में देखिए व्हाइट में क्रोमोसोमल। अब क्या कह रहा है, ये जो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये क्रोमोसोमल से इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फ्रीली रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बैक्टीरियल सेल में बढ़ा देता है। ऐसा देखिए, प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट, इसका क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्स्ट्रा है, और वो इसी बैक्टीरियल सेल में रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेट टू इंक्रीज देयर नंबर, टू इंक्रीज। ये प्लाज्मिड जो डीएनए था ना, एक्स्ट्रा वाला, ये वाला जो देख रहे हैं, ये प्लाज्मिड डीएनए इस क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ा देता है। तो अब जरा सोचिएगा कि अगर एक प्लाज्मिड है, इसको मैं वेक्टर के रूप में यूज़ करूं, तो इसके ऊपर हम क्या जोड़ेंगे, ये वेक्टर हो गया एक फॉरेन डीएनए को, और जब इसके ऊपर फॉरेन डीएनए आ जाएगा तो अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, एक वेक्टर प्लस वो फॉरेन रिकॉम्बिनेंट, और ये इस बैक्टीरियल सेल में यह प्लाज्मिड रेप्लिकेट करना शुरू करेगा और इसका नंबर बढ़ेगा। जब प्लाज्मिड का नंबर बढ़ेगा तो हर प्लाज्मिड में फॉरेन जीन का भी नंबर बढ़ जाएगा, तो इस फॉरेन जीन के क्लोनिंग कराने में यह प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आगे की बात सुनिए। एक वायरस होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। सी हियर स्टूडेंट्स, एक बैक्टीरियोफेज वायरस है, मैं यहां बना देता हूं, दिस इज ए बैक्टीरियोफेज वायरस।
कह रहा है कि इसका भी यूज हम करते हैं। ये इसका डीएनए है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस, क्लियर। और यह वायरस एक बैक्टीरियल सेल को, इस बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है। तो अब यहाँ पर इस डायग्राम को भी आप देखें, बैक्टीरियल सेल वही है जो यहाँ की है। इसका क्रोमोसोमल डीएनए और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी है, चलिए ये भी मान लिया हमने। अब यहाँ पर ये इसको इन्फेक्ट करेगा, तो इन्फेक्ट करेगा तो इन्फेक्शन कुछ इस तरह का होगा। इन्फेक्शन में हम सबको पता होता है कि यह फेज जो होता है ये बैक्टीरियल सेल में परफोरेशन करता है और इसका डीएनए इसके अंदर चलाता है। तो अब देखिए इसका वाला डीएनए इसके अंदर आ गया, इस फेज ये वाला इन्फेक्शन हुआ और इसका ये डीएनए, कैप्सिड बाहर छूट गई, डीएनए अंदर आ गया, ये हो गया वायरल डीएनए। ये क्या हो गया? वायरल डीएनए। किस वायरस का डीएनए? तो बैक्टीरियोफेज का डीएनए। अब आगे की कहानी इसकी कुछ अलग है। क्या होता है देखिए, इसके अंदर ये जो बैक्टीरियल सेल है, इसी बैक्टीरियल सेल में जस्ट सी हियर एक क्रोमोसोमल डीएनए, और ये भी मान लीजिए कि ये अपने नंबर को बढ़ा रहा है ऐसे इंडिपेंडेंट, इसका भी नंबर इंक्रीज कर रहा है। और ये जो वायरस का डीएनए है ये भी रेप्लिकेट करेगा ऐसे। समझ में आया? वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाएगा। तो बैक्टीरियल सेल में ये दोनों रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट, ये भी रेप्लिकेट किया और यह भी रेप्लिकेट किया, ये भी क्या कर रहा है? रेप्लिकेट। समझ में आई बात? और इस वायरस के डीएनए का रेप्लिकेशन और इस प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन दोनों का इस क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट होता है। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इस प्लाज्मिड के ऊपर अगर एक फॉरेन डीएनए को डाल दें, जैसे सपोज करिए इस फॉरेन डीएनए को हमने डाल दिया, एक को डाला, और जब यह प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाएगा तो इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास आ जाएगा। एक से कई फॉरेन डीएनए बन गया, मतलब इसकी क्लोनिंग हो गई बाय द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। और यहाँ भी कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज ने जब बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट किया तो इस वायरस का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में आया और यह वायरस का डीएनए इस बैक्टीरियल सेल में इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा और अपने नंबर को बढ़ा देगा। तो अगर मान लो हम इसके अंदर एक किसी फॉरेन जीन को डाल दें, ये वाला, तो यहाँ पर हर एक में फॉरेन जीन आ जाएगा। ऐसे आया कि नहीं आएगा? तो इस फॉरेन जीन का नंबर इससे ही बढ़ सकता है। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट मिले, एक प्लाज्मिड का और एक वायरस के डीएनए का, जो कि होस्ट के अंदर मीन्स इस बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए से इंडिपेंडेंट रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ा देता है। और जब हम इस प्लाज्मिड के साथ या इस वायरस के साथ एक फॉरेन जीन को डालते हैं तो यह फॉरेन जीन के भी नंबर को रेप्लिकेट करा के उसके नंबर को बढ़ा देता है। इस तरह से यह प्लाज्मिड और यह वायरस का डीएनए दोनों एक सूटेबल क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज किया जा सकता है। इतना है समझ में कि प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट within the bacterial cell independent to the control of chromosomal DNA. That means this plasmid have ability to replicate in the bacterial cell to increase their number independent to the chromosomal DNA, and this bacteriophage DNA have ability to replicate and increase their number independent to chromosomal DNA inside the bacterial cell. So if a foreign gene is linked with virus DNA, then virus DNA replicate the foreign gene to increase their foreign gene.
when a foreign gene is linked with foreign this plasmid DNA, and when this plasmid DNA divide to form multiple copy, then the foreign gene number is increases. That's why this plasmid and this bacteriophage act as suitable vector. Okay students, now write the second point. This is the first point जिसको मैंने आपको समझाया. अब आप लिखेंगे सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इफ वी लिंक, वही बात लिखा गया, इफ वी लिंक एंड एलियन डीएनए, एलियन मीन्स फॉरेन, if we link an alien DNA with bacteriophage or plasmid DNA, with bacteriophage or plasmid DNA, that is extra chromosomal DNA, they can multiply its number equal to the they can multiply in numbers, multiply in numbers, संख्याओं में बढ़ता जाएगा, equal to the copy number of plasmid, copy number of plasmid, copy number of plasmids or bacteriophage, bacteriophage. देखिए कितना सिंपली इस बात को कहता है कि चूंकि प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, ये प्लाज्मिड और ये बैक्टीरियोफेज इस बैक्टीरियल सेल में इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं. यदि हम इस प्लाज्मिड के साथ और इस बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ एक एक एलियन डीएनए को डाल दें तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्लाज्मिड का और इस एलियन डीएनए का नंबर इस प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के कॉपी नंबर के बराबर हो जाएगा. किसके बराबर हो जाएगा? कॉपी नंबर के बराबर हो जाएगा. अब यहां पर प्रश्न एक आएगा क्योंकि एक नया शब्द आ गया, कॉपी नंबर. व्हाट इज कॉपी नंबर? तो स्टूडेंट्स राइट डाउन. थर्ड स्टेप, कॉपी नंबर क्या होता है? क्योंकि कॉपी नंबर के हिसाब से ये बढ़ेगा. जितना कॉपी नंबर प्लाज्मिड का होगा उतना ये फॉरेन जीन का नंबर बढ़ेगा. नाउ व्हाट इज कॉपी नंबर? कॉपी नंबर है क्या? कॉपी नंबर, ये तीसरा स्टेटमेंट है. थर्ड, अब सबको लिखना पड़ेगा कॉपी नंबर क्या होता है. व्हाट इज कॉपी नंबर? इस डायग्राम को आप जल्दी बनाएं. ओके देखिए, अब आइए आपको समझाते हैं कॉपी नंबर क्या है.
सपोज करो एक ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, और इस बैक्टीरियल सेल में इसका जीनोम है, क्लियर। और ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका नाम है प्लाज्मिड, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। स्टूडेंट हो गया। अब सुनिए होता क्या है। तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल वही रहेगी, और ये जीनोम भी वही रहेगा। एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके जितने अपने मॉलिक्यूल को बना लेता है, एक प्लाज्मिड है, और रेप्लिकेट करके एक बैक्टीरियल सेल में जितना प्लाज्मिड बना सकता है वही उस प्लाज्मिड की कॉपी नंबर होता है। अगर एक प्लाज्मिड है और ये मल्टीप्लाई करके एक बैक्टीरियल सेल में 2 बना लिया तो 2 कॉपी नंबर हो गया, 3 बना लिया तो 3 कॉपी नंबर हो गया, 4 बना लिया तो 4 कॉपी नंबर हो गया। इसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है कि इतने नंबर में ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा। सेम वही चीज़ देखिए, जैसे एक वायरस का डीएनए आया और यह वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया सेल में मल्टीप्लाई करके जितने नंबर को बनाया, मान लीजिए 100 नंबर बना, 500 नंबर बना, तो एक डीएनए से जितना डीएनए बना बैक्टीरियोफेज का वही उस बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर होगा। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स formed by plasmid or bacteriophage DNA or bacteriophage पर सेल, एक सेल में मतलब एक सेल में ये कितना बना लेता है यही इसका कॉपी नंबर होता है। एक सेल में अगर ये 100 बनाएगा तो 100 कॉपी नंबर, 1 बनाएगा तो 1 कॉपी नंबर, 2 बनाएगा तो 2। तो नेचुरल कंडीशन में एक बैक्टीरियल सेल में जो उसका प्लाज्मिड है वह मल्टीप्लाई करके जितने नंबर को बना सकता है वही उस प्लाज्मिड का कॉपी नंबर होगा। एक बैक्टीरियल सेल में एक बैक्टीरियोफेज का डीएनए मल्टीप्लाई करके जितने नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए को बनाएगा वह बैक्टीरियोफेज का कॉपी नंबर होगा। पर सेल देखा जाता है, एक सेल में देखा जाता है। अब स्टूडेंट्स यहां पर आता है कि इन दोनों का कॉपी नंबर क्या है, बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड्स का। तो इसके बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें कितना डीएनए बनाना है ये डिपेंड करेगा उसके कॉपी नंबर पर। चलिए यहां पर 2 नाम मैं लिख देता हूं। वन इज द प्लाज्मिड, इसका कॉपी नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर है कि सम प्लाज्मिड्स में हैव ओनली 1 or 2 कॉपी। पहला कंडीशन कह रहा है कि सम प्लाज्मिड्स हैव ओनली 1 or 2 कॉपी नंबर। कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स में हम बता रहे हैं, आपको डिस्कस कर रहे थे कि सम प्लाज्मिड्स हैव कॉपी ओनली 1 or 2, केवल 1 या फिर 2 होता है, मतलब 1 और 2, केवल 1 या 2 होगा। एक कंडीशन ये होती है कि कुछ प्लाज्मिड्स में ओनली 1 या 2 कॉपी नंबर होता है, या तो वो 1 का 1 ही रह सकता है या 1 से बढ़ के 2 हो सकता है। पर सेल एक बैक्टीरियल सेल में या तो 1 होगा या फिर 2 हो सकता है कॉपी नंबर इसका। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द अदर प्लाज्मिड्स
दूसरे जो प्लाज्मिड्स होते हैं हैव 15 to 100 कॉपी नंबर पर सेल, कि कुछ में तो 1 या 2, 1 या 2 होता है, बट कुछ ऐसे भी प्लाज्मिड्स होते हैं जिनका कॉपी नंबर 15 to 100, एक सेल में 15 भी बन सकते हैं और 100 भी बन सकते हैं. एंड इवन इन अदर्स हैव मोर देन 8, कुछ इससे भी ज़्यादा हो सकता है. अदर हैव मोर देन 8. तो प्लाज्मिड्स में 2-3 कंडीशंस है. एक तो 1 से 2 कॉपी नंबर हो सकता है, या कुछ में 15 to 100 हो सकता है, या कुछ में 100 से भी ज़्यादा हो सकता है. स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है आपको. फिर लिखिए नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज के बारे में क्या कहता है. बैक्टीरियोफेज, क्लियर, इसके बारे में आता है. हैव हाई कॉपी नंबर, बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर इसका होता है. हाई कॉपी नंबर, द बैक्टीरियोफेज हैव हाई कॉपी नंबर पर सेल, हाई कॉपी नंबर पर सेल. That means their genome within the bacterial cell, it means genome have high copy number in bacterial cell, तो कॉपी नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा होता है कि कोई भी एक आप वेक्टर डीएनए को ले लेंगे और एक होस्ट ऑर्गेनिज्म को ले लेंगे. वेक्टर डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करके जितनी संख्या बना सकता है, ए वेक्टर डीएनए मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज देयर नंबर, एंड द नंबर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर विद इन द बैक्टीरियल सेल is known as their copy number. This is known as their copy number. Students, now write fourth point about the vector DNA. Fourth point about the vector DNA. Fourth point, vectors used at present, vectors used at present, vectors used at present are engineered in such a way, are engineered in such a way, इस तरह से बनाए गए हैं जो वेक्टर आज के समय में यूज होते हैं, that they help easy linking, that they help easy linking, जोड़ना, linking, easy linking of foreign DNA, and selection of recombinants, and selection of recombinants from non-recombinants,
देखिए सेंटेंस को आप देखिए ध्यान से कि वेक्टर्स यूज्ड एट प्रेजेंट, आज के समय में जो वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, एंड दे आर इंजीनियर्ड, उसको आर्टिफिशियली बनाया गया है। नेचुरली जो है वो तो है ही, लेकिन उनमें थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्रिटिकल पोजीशंस में वो कभी कभी ज्वाइन नहीं करते किसी फॉरेन डीएनए के साथ, ज्वाइन भी करके तो कभी कभी मल्टीप्लाई करके अपने नंबर को नहीं बढ़ाते। बट आज के समय में जो वेक्टर्स बनाए गए हैं, इंजीनियर्ड हैं, इस तरह से बनाए गए हैं कि आसानी से उसमें हम फॉरेन डीएनए को लिंक कर सकते हैं, ईजिली लिंक कर सकते हैं, और रिकॉम्बिनेंट्स को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं। इसको कैसे आप समझेंगे? देखिए, सपोज करिए एक बैक्टीरिया है, क्लियर, इस बैक्टीरिया का यह जीनोम और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम, दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है ना। इसको क्लोनिंग वेक्टर के रूप में यूज करना है। अब क्या कह रहा है, ये प्लाज्मिड कैसा है, तो नेचुरल प्लाज्मिड है ना, दिस इज नेचुरल प्लाज्मिड, दिस इज नेचुरल प्लाज्मिड। बट इसके कुछ ड्रॉबैक हैं, इसलिए इस प्लाज्मिड्स को बैक्टीरिया में निकाला गया और इसको इंजीनियर्ड किया गया, मतलब इसको चेंज किया गया, आर्टिफिशियल इसको बनाया गया, आर्टिफिशियल इंजीनियर्ड है ये। इसको निकाल लिया गया और इसको कुछ इस तरह का बना दिया गया। तो अब देखिए एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने आएगी। एक नेचुरल प्लाज्मिड है, इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। अब मुझको एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि आज के समय में इस प्लाज्मिड्स को निकाल करके इसको आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है। और ये इस तरह से बनाया गया है कि दो कामों के लिए हो सकता है। एक तो अगर हमारे पास कोई फॉरेन डीएनए आए ऐसा, ये फॉरेन जीन, तो इस फॉरेन जीन से इजीली लिंक्ड हो जाए, क्या हो जाए, इजी लिंक। एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो याद रखना होगा, ये आए ऐसे और ये इससे लिंक्ड हो जाए, कि इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि कोई भी फॉरेन जीन को इजीली हम इसमें जोड़ सकते हैं। क्लियर? अगर मान लीजिए कि जुड़ गया, अगर ये जुड़ गया, अगर ये जुड़ गया, तो आप देखें ये वेक्टर का पार्ट होगा, क्लियर, और ये किसका पार्ट हो जाएगा भाई, तो ये फॉरेन का पार्ट हो जाएगा। जुड़ गया तो अगर ये फॉरेन इसमें इजी लिंक हो गया तो ये क्या बन गया, दिस विल बी रिकॉम्बिनेंट, दिस विल बी रिकॉम्बिनेंट, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। अब यहां पर एक प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या है। क्वेश्चन है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट्स क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है। तो आंसर है कि जब किसी भी वेक्टर को, ऐसे समझिए एक वेक्टर डीएनए है, दिस इज वेक्टर डीएनए, और यहां पर आप एक ले लीजिए, दिस इज फॉरेन डीएनए, दिस इज फॉरेन डीएनए, ओके। और दोनों को हमने जोड़ा, और जोड़ने के बाद यह वेक्टर वेक्टर ही रह गया और फॉरेन इसमें नहीं जुड़ा, और फॉरेन अलग रह गया, नहीं जुड़ा, नॉट ज्वाइंट। ये फॉरेन नहीं जुड़ा, फॉरेन डीएनए नॉट ज्वाइंट, ठीक है ना। अगर ये जुड़ गया था फॉरेन इससे, तो क्या हो गया था, रिकॉम्बिनेंट। एंड इफ फॉरेन एंड वेक्टर प्लेस टुगेदर and foreign is unable to join with vector DNA, then this is known as, इसको क्या बोलेंगे, this is non recombinant। मीन्स ऐसा वेक्टर
the vector in which foreign is not ligated, foreign is not ligated, the vector in which foreign is ligated is known as recombinant DNA, and the vector in which foreign is not ligated is known as non-recombinants. And the artificially constructed vectors are made in such a way that this constructed DNA means vector helps to easy linking with foreign DNA and for selection of recombinants from non-recombinants. Because we need only recombinants, we don't need non-recombinants. So how will you separate recombinants from non-recombinants? This can be easily separated by the artificially constructed vectors. इस तरह से आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि ये कुछ इस तरह से वेक्टर बनाए गए हैं जो वेक्टर किसी भी फॉरेन डीएनए को इजी लिंक कर सकते हैं और प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से या रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट भी कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हेडिंग है फीचर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर. कौन कौन से फीचर क्लोनिंग के लिए एक वेक्टर में होना चाहिए? नेक्स्ट हेडिंग आप लिखें राइट डाउन द फीचर्स रिक्वायर्ड to facilitate FACILITATE to facilitate features required to facilitate cloning into a vector. facilitate किस चीज़ को? cloning into a vector. इंटू ए वेक्टर. एक वेक्टर में क्लोनिंग के लिए कौन से फीचर रिक्वायर्ड होते हैं? फीचर्स रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू ए वेक्टर. दिस इज द कॉन्सेप्ट. राइट डाउन द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए? आंसर है थ्री फीचर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड. थ्री फीचर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड. तीन फीचर मिनिमम होना जरूरी है. कौन कौन सा भाई? फर्स्ट ORI दैट मीन्स origin of replication. The origin of replication must be present in a vector. Second, selectable markers. Second feature, selectable markers must be present in a cloning vector. And third property which must be present is cloning sites. So for a suitable vector, if this vector will be suitable for cloning, then this vector must have three property. First, ORI, that means origin of replication. Second, selectable markers. And third, cloning sites. ये तीन प्रॉपर्टी जिसमें भी होगी वही एक क्लोनिंग वेक्टर सुटेबल क्लोनिंग वेक्टर माना जाएगा.
First, students, write down the ORI. What is ORI? आपको पता होगा, इसके बारे में आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, दिस इज़ द डीएनए। यहाँ पर डीएनए का एक पर्टिकुलर ऐसा सीक्वेंस होता है, ऐसा, दिस इज़ द सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस को हम लोग ORI कहते हैं। मान लीजिए ऐसा है, तो किसी भी डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस जहाँ पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसी सीक्वेंस को ORI कहा जाता है। और ये इस फॉरेन डीएनए को यदि हम इस वेक्टर डीएनए के, दैट मीन्स इस वेक्टर डीएनए के इस ORI सीक्वेंस में जोड़ेंगे तो यह भी रेप्लिकेट करेगा और ये फॉरेन डीएनए भी क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। तो लिखेंगे आप लोग, दिस इज द ORI में लिखेगा सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए from where replication starts, from where replication starts। बस याद रखिएगा इतना ही पॉइंट्स कि एक ऐसा सीक्वेंस जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसका नाम ORI होता है। एनी पीस ऑफ डीएनए, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, any piece of DNA, that means alien DNA, any piece of DNA when linked to this sequence, मैंने बोला था ना, इस सीक्वेंस से जोड़ेंगे तो रेप्लिकेट करके अपने नंबर को बढ़ाएगा। when linked to this sequence, this is the sequence of DNA from where replication starts। DNA का एक ऐसा सीक्वेंस होगा जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, उसका नाम ORI होगा। दूसरा क्या कहता है कि जब एनी पीस ऑफ DNA when linked to this sequence, इसी सीक्वेंस में हम एक फॉरेन को ला करके जोड़ेंगे तो, ये फॉरेन इसके साथ जोड़े तो, in this sequence can be made to replicate, can be made to replicate, ये replicate करेगा, can be made to replicate within the host cell, replicate within the host cell, मतलब किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, होस्ट सेल। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एक ऐसा सीक्वेंस जहां पर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट होता हो उसका नाम ORI होता है। जब किसी भी फॉरेन डीएनए को इस सीक्वेंस से जोड़ते हैं तो यह सीक्वेंस होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को करने लगता है। नाउ राइट द थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करेगा। तो आप लिखेंगे दिस सीक्वेंस आल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर, दिस सीक्वेंस आल्सो कंट्रोल कॉपी नंबर of linked DNA, ये जो लिंक्ड डीएनए होगा उसके कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा। चौथा, सो इफ वी वांट to recover many copy of target gene,
to recover many copy of target gene, target DNA, it should be cloned into the vector. It should be cloned. It should be cloned. It should be cloned in a vector whose origin support, in a vector whose ORI support high copy number, support high copy number। और कह रहा है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके टारगेट जीन की ज़्यादा कॉपी बने, सो इफ़ वी वांट टू रिकवर मेनी कॉपी नंबर ऑफ टारगेट जीन, मतलब इसकी ज़्यादा कॉपी नंबर बने, तो आपको एक ऐसे वेक्टर की सर्च करनी पड़ेगी जिस वेक्टर का ORI हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा ORI का एक कॉन्सेप्ट, और ये हम लोग डिस्कस किए वेक्टर्स की स्टडी में। अभी हम इसके बाकी फीचर्स को भी समझाएंगे। अब इसके बाद मैं जो भी स्टेटमेंट समझाऊंगा वो एक वेक्टर के स्ट्रक्चर के साथ समझाऊंगा, जिसको PBR 322 वेक्टर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट उसका डायग्राम, उसके नाम है। उसको याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा, कैसे उसको याद किया जा सकता है ट्रिक्स के थ्रू। देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी वी नेक्स्ट लेक्चर। टिल बाय।